ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जरा एक दृश्य की कल्पना करते हैं। एक ऐसा लड़का जो उम्र में इतना छोटा है कि उसे अभी कानूनी तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिल सकता। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वही लड़का जब क्रिकेट के मैदान पर उतरता है तो वो जसप्रीत बुमराह और जोश हेजलवुड जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे खौफनाक तेज गेंदबाजों के खिलाफ आसानी से छक्के जड़ रहा है। मतलब ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। एकदम। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये सिर्फ कोई किस्मत या किसी तुक्के का नतीजा बिल्कुल नहीं है। राइट। खेल की दुनिया में हम हमेशा एक लॉजिकल प्रोग्रेशन की उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी पहले डोमेस्टिक खेलेगा, थोड़ा मैच्योर होगा, फिर इंटरनेशनल पेस को हैंडल करना सीखेगा। हाँ, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ हमारे सामने रॉ पावर, एक असाधारण बायोमैकेनिक्स और ऐसी मेंटल मैच्योरिटी का अनूठा मेल है जो स्पोर्ट्स साइंस के कई स्थापित नियमों को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। बिल्कुल। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास जो सोर्सेज का स्टैक है, जिसमें न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनके कोचेस की इंटरव्यूज़ हैं, जुबिन भरूचा जैसे दिग्गजों के एनालिसिस हैं, कुछ हैरान कर देने वाले आंकड़े और उनके इर्द गिर्द चल रहे एज कंट्रोवर्सी की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। बहुत सारा डेटा है हमारे पास आज। हाँ, और आज हमारा मिशन यही है कि हम इन सब की तह तक जाएं। हमें यह समझना है कि बिहार के एक छोटे से गांव से निकलकर ये 15 साल का टैलेंट वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाजों की धज्जियां कैसे उड़ा रहा है। बिल्कुल। उसकी इस अतरंगी तकनीक के पीछे का एक्चुअल साइंस क्या है और विवादों के बीच असली कहानी क्या है। तो देखिए, अगर हम उस नींव को समझें जहां से ये सब शुरू हुआ, तो हमें 2011 में लौटना होगा। बिहार के समस्तीपुर जिले का ताजपुर गांव। ओके। 8 साल की उम्र में वैभव ने पटना की जेनेक्स्ट क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की थी। लेकिन उनके ट्रेनिंग का जो रूटीन था ना, वो किसी भी आम इंसान को हैरान कर सकता है। हाँ यार, मैंने उनके बचपन के संघर्ष के बारे में पढ़ा और सच कहूं तो वो रूटीन किसी क्रेजी मिलिट्री ड्रिल से कम नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। मतलब समस्तीपुर से पटना हर दूसरे दिन 100 किलोमीटर का सफर। परिवार सुबह 3 या 4 बजे उठ रहा है, नाश्ता और लंच पैक कर रहा है, और फिर वो थका देने वाली यात्रा। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के सैक्रिफाइसेस अक्सर एथलीट्स की मेंटल टफनेस बनाते हैं। पर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा चौंका रही है ना, वो है उनकी फिजिकल कैपेसिटी। वो रॉ पावर। हाँ, उनके बचपन के कोच मनीष ओझा का एक इंटरव्यू है जिसमें वो कहते हैं कि 8-9 साल का वैभव गेंद को इतनी जोर से मारता था कि कोई भी बल्ला 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता था। और सोचिए, बिना किसी स्पॉन्सरशिप के हर महीने एक नया बल्ला खरीदना उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन था। बिल्कुल। लेकिन ये किस्सा हमें वैभव की उस एबिलिटी के बारे में एक बड़ा हिंट देता है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, यहीं पर मेरा दिमाग थोड़ा अटकता है। मतलब ये तो सुपर हीरो की तरह हो गया जिसे शुरुआत में अपनी शक्तियों का अंदाजा ही नहीं होता। हाँ, लाइक कोई बेबी हल्क जो खेलते खेलते अनजाने में अपने खिलौने यानी अपने बैट तोड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत सही एनालॉजी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक 8 या 10 साल का बच्चा इतनी कम उम्र में इतनी एक्सप्लोसिव पावर कैसे जनरेट कर सकता है? उस उम्र में तो शरीर में वो मसल मास होता ही नहीं है। क्या ये सिर्फ कोई जेनेटिक लॉटरी है या इसके पीछे कुछ और है? यहाँ अक्सर हम गलती कर बैठते हैं। जब हम पावर हिटिंग को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ बड़ी मसल्स और बाइसेप्स का खेल है। हाँ, सब ये सोचते हैं। लेकिन बायोमैकेनिक्स के हिसाब से पावर हिटिंग पूरी तरह से काइनेटिक चेन पर निर्भर करती है। काइनेटिक चेन मतलब शरीर के अलग अलग हिस्सों का एक सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट। बिल्कुल। ये पैरों से शुरू होकर हिप्स, शोल्डर्स और आखिर में कलाइयों के जरिए बैट तक एनर्जी ट्रांसफर करने का एक पूरा फ्लो है। अच्छा। जब बच्चा छोटा होता है और उसके पास अडल्ट्स जैसी ताकत नहीं होती, तो उसका शरीर ऑटोमेटिकली इस एनर्जी फ्लो को ऑप्टिमाइज करना सीख लेता है ताकि वो गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा सके। ओह वाओ। और कोच ओझा ने उस आवाज का जिक्र किया है जो वैभव के बल्ले से गेंद के टकराने पर आती थी। वो क्लीन कनेक्शन की आवाज। वो आवाज इसी परफेक्ट काइनेटिक चेन और टाइमिंग का नतीजा है। मतलब सारा खेल टाइमिंग और एनर्जी ट्रांसफर का है। एग्जैक्टली। यही वो फाउंडेशन है जिसने उन्हें इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंट और फियरलेस बनाया है। लेकिन अगर ये काइनेटिक चेन इतनी परफेक्ट है तो फिर उनकी तकनीक इतनी अनऑर्थोडॉक्स क्यों है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है।
क्योंकि जब हम राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट जुबिन भरूचा का एनालिसिस पढ़ते हैं तो पूरी कहानी एक अलग ही दिशा में मुड़ जाती है। हाँ, भरूचा का वो ट्रायल वाला किस्सा। हाँ, भरूचा ने नागपुर के पास तालेगांव एकेडमी में ट्रायल्स के दौरान वैभव को 6 फुट लंबे पेसर्स के सामने खड़ा कर दिया जो 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थ्रो डाउन कर रहे थे। 157? जो कि बहुत तेज है। बहुत ज्यादा। और वैभव उन्हें इतनी आसानी से छोड़ रहे थे जैसे टेस्ट मैच का पहला सेशन हो, और फिर अचानक उसी 157 की गेंद को सीधे साइड स्क्रीन के ऊपर मार रहे थे। देखिए, भरूचा का ये एनालिसिस बहुत ही फैसिनेटिंग है क्योंकि उन्होंने वैभव की तकनीक को डिकोड किया है। उनके अनुसार वैभव की बैटिंग में 3 अलग-अलग लेजेंड्स की झलक है। पहली, ब्रायन लारा की तरह एक बहुत ही हाई बैकलिफ्ट जहां बल्ला 180 डिग्री को भी पार कर जाता है। राइट। दूसरी, युवा सचिन तेंदुलकर की तरह फॉलिंग हेड या सिर का आगे की तरफ गिरना। और तीसरी, राहुल द्रविड़ की तरह कलाइयों का वो शार्प स्नैप। रुकिए, यहीं पे मैं एक क्रिकेट फैन के तौर पे सच में उलझ रही हूँ। क्यों? क्योंकि कोचिंग मैनुअल्स तो चीख चीख कर कहते हैं कि गिरता हुआ सिर और इतना ऊंचा बैकलिफ्ट बहुत बड़ी तकनीकी खामियां हैं। हाँ, किताबी तौर पर ये गलत माना जाता है। ये तो उस भौरे यानी बम्बलबी वाले किस्से जैसा हो गया ना। एरोडायनामिक्स का साइंस कहता है कि भौरे के शरीर का वजन और पंखों का आकार ऐसा है कि वो उड़ ही नहीं सकता। हाँ। लेकिन भौरा फिजिक्स की किताबें नहीं पढ़ता, वो बस उड़ता है। मेरा सवाल ये है कि अगर 150 की रफ्तार से गेंद आ रही है तो इतना ऊंचा बैकलिफ्ट आपको हमेशा लेट कर देगा। लॉजिकली तो यही लगता है। तो क्या वैभव अपनी इस अतरंगी तकनीक के बावजूद सफल हो रहे हैं या इस तकनीक की वजह से? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसका जवाब है कि इसी तकनीक की वजह से। अच्छा, कैसे? अगर हम इस पूरे बायोमैकेनिक्स को डिकोड करें तो शरीर का ऊपरी और निचला हिस्सा आजाद रूप से काम कर सकता है। अगर आप 15 साल के हैं तो आपके पास एक 25 साल के इंटरनेशनल प्लेयर जैसी ताकत नहीं है। राइट, वो मसल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। ऐसे में वैभव का वो ऊंचा बैकलिफ्ट एक पेंडुलम की तरह काम करता है। मतलब वो बल्ले के वजन और ग्रेविटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जब बल्ला इतने ऊपर से नीचे आता है तो एक बड़ा आर्क बनता है और ग्रेविटी की मदद से जो मोमेंटम जनरेट होता है वो एक गुलेल या कैटापल्ट की तरह काम करता है। ओ, अब समझ आया। यही मोमेंटम वैभव को 150 से ज्यादा की रफ्तार वाली गेंदों के खिलाफ वो टाइम और स्पेस देता है जिसकी भरूचा बात कर रहे हैं। उन्हें बैट स्पीड जनरेट करने के लिए सिर्फ अपनी बाजुओं की ताकत पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और वो जो फॉलिंग हेड है, सचिन का सिर भी तो शुरुआती दिनों में आगे गिरता था। हाँ, सचिन का सिर उनके स्टैंड्स में आगे वाले पैर के अंगूठे के ऊपर और ऑफ स्टंप के बाहर होता था। इसका फायदा ये होता है कि आपका शरीर हमेशा गेंद की लाइन की तरफ जाने के लिए तैयार रहता है, जिससे आप एलबीडब्ल्यू से बचते हैं। वैभव का बैकफुट भी नेचुरली आगे बढ़ता है, जो उस आगे गिरते हुए सिर को पूरी तरह बैलेंस कर देता है। लेकिन हर सुपर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी, कोई क्रिप्टोनाइट तो होती है। बिल्कुल होती है। खलील अहमद ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में उस कमजोरी को एक्सपोज किया था। गेंद स्टंप्स की लाइन पर थी, इन स्विंग हुई और वैभव पूरी तरह बीट हो गए। हाँ, वो जो तीसरी चीज भरूचा ने बताई थी ना, राहुल द्रविड़ वाला रिस्ट स्नैप। हाँ, वैभव की तकनीक में भी वो हिस्सा पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। जब गेंद स्टंप्स की लाइन पर गिरकर अंदर आती है तो वैभव का बल्ला पूरी तरह सीधा आने के बजाय थोड़ा मिड ऑफ की तरफ एंगल हो जाता है। ओहो, मतलब बैट का फेस थोड़ा मुड़ जाता है। हाँ, और उनका रिस्ट स्नैप उस इन स्विंग को काउंटर करने में कभी-कभी पिछड़ जाता है। ये बहुत ही बारीक मिलीसेकंड्स का सीक्वेंसिंग गेम है। राइट। लेकिन जब ये सीक्वेंस सही बैठता है तो जो तबाही मचती है उसे देखकर ही जॉस बटलर ने कहा था कि वो अब तक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है जिसे मैंने देखा है। जोस बटलर जैसे दिग्गज का ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत भारी है, मतलब गजब है। बिल्कुल। और अगर हम उनके इस डोमिनेंस के आंकड़ों को देखें तो ये किसी वीडियो गेम को इजी मोड पर खेलने जैसा लगता है। हाँ, रिकॉर्ड्स तो यही गवाही देते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने 2025 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स को पछाड़कर उन्हें 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा। 2026 में उन्हें रिटेन भी किया और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखिए। 14 साल और 23 दिन की उम्र में आईपीएल इतिहास का सबसे युवा डेब्यू। और सिर्फ डेब्यू ही नहीं, कुछ ही दिनों बाद 14 साल और 32 दिन की उम्र में वो मेंस T20 क्रिकेट के इतिहास के सबसे युवा शतकवीर बन गए। वो गुजरात टाइटंस वाला मैच, मतलब वो तो अनरियल था। बहुत ही शानदार इनिंग थी वो। 210 रनों का पीछा करते हुए सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन
और उनका शतक महज 35 गेंदों में पूरा हुआ था, जो आईपीएल में किसी भी भारतीय द्वारा सबसे तेज है। और बाउंड्रीज का प्रतिशत देखिए उसमें। हाँ, उनके 101 में से 94 रन सिर्फ बाउंड्रीज से आए थे। 11 छक्के, करीम जन्नत के एक ही ओवर में 30 रन ठोक दिए। गेंदों पर ही 50 आ गए। वो ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे रहे। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टी20 का स्लॉग फेस्ट है। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 80 गेंदों में 175 रन बनाना, या ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ 78 गेंदों में टेस्ट शतक ठोकना। रणजी ट्रॉफी तक में मेघालय के खिलाफ 67 गेंदों में 93 रन्स। ये कंसिस्टेंसी दिखाती है कि ये खिलाड़ी हर फॉर्मेट को डोमिनेट कर रहा है। बिल्कुल। और ये सब सुनकर ना मुझे एक साइकोलॉजिकल एंगल नजर आता है। वो कैसे? क्या ऐसा हो सकता है कि उनका महज 15 साल का होना ही उनका सबसे बड़ा हथियार है? क्योंकि जब एक 25 साल का खिलाड़ी बुमराह या हेजलवुड को फेस करता है तो उसके दिमाग में एक मेंटल बैगेज होता है कि सामने दुनिया का बेस्ट बॉलर है। हाँ, एक रिस्पेक्ट या डर होता है। राइट। लेकिन 15 साल के बच्चे को शायद वो खौफ ही नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और भुवनेश्वर कुमार ने एक इंटरव्यू में बिल्कुल इसी मैच्योरिटी को पॉइंट आउट किया था। अच्छा, भुवी ने क्या कहा? वैभव का अपना मंत्र बहुत क्लियर है, गेंद को खेलो, गेंदबाज को नहीं। वाओ, बहुत ही सिंपल लेकिन इफेक्टिव। भुवी ने कहा कि वैभव कोई आंख बंद करके बैट नहीं घुमा रहे हैं, मतलब स्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं। टी20 में अक्सर दबाव में खिलाड़ी अपना शेप खो देते हैं, लेकिन इस लड़के में जो यूथफुल फियरलेसनेस और एक वेटरन जैसी समझ है, वो कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है। और ये रेयर कॉम्बिनेशन उन्हें मैदान के बाहर भी एक सुपरस्टार बना रहा है। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल पेज पर फीचर होने वाले वे विराट कोहली के बाद सिर्फ दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं। हाँ, 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। और उस फीचर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल थी। वो हमेशा अपने साथ 2 किट बैग रखते हैं, एक में पैड्स, ग्लव्स और हेलमेट, और दूसरे में सिर्फ उनके बल्ले। डेडिकेशन है ये। और जिस बैट से उन्होंने वो ऐतिहासिक आईपीएल सेंचुरी मारी ना, वो उन्हें संजू सैमसन ने गिफ्ट किया था। ये सब उस स्टारडम को दिखाता है जो उन्हें इतनी कम उम्र में मिल चुका है। लेकिन स्पोर्ट्स हिस्ट्री गवाह है कि जब भी कोई इतनी कम उम्र में इतना अभूतपूर्व प्रदर्शन करता है तो सिस्टम और सोसाइटी सवाल जरूर उठाती है। हाँ, वो तो है। और वैभव का केस भी इससे अछूता नहीं रहा है। हाँ, अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जिसने शायद सबसे ज्यादा शोर मचाया है, एज कंट्रोवर्सी। और देखिए, यहाँ हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या विवादित पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम पूरी तरह से निष्पक्ष हैं। हाँ, हम सिर्फ उन फैक्ट्स को सामने रख रहे हैं जो मूल स्रोतों में मौजूद हैं। तो विवाद की शुरुआत एक वायरल इंटरव्यू से हुई जो 2023 का बताया जाता है। जी। उस वीडियो में वैभव कथित तौर पर कह रहे हैं कि वो सितंबर 2023 में 14 साल के हो जाएंगे। अब अगर ऐसा है तो ये उनके ऑफिशियल बर्थ ईयर 2011 से मैच नहीं करता। एक गैप है। इसके अलावा राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के 2017 कैंप की एक फोटो भी वायरल हुई, जिसमें कुछ लोगों का दावा है कि वो 6 साल के बच्चे से कहीं ज्यादा बड़े दिख रहे हैं। देखिए, ये सिचुएशन पूरी तरह से विजुअल परसेप्शन यानी आंखों देखे अनुमान और इंस्टीट्यूशनल साइंटिफिक प्रोसेस के बीच का टकराव है। मतलब जो हमें दिख रहा है बनाम जो साइंस कह रहा है। एग्जैक्टली। सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वो पूरी तरह से विजुअल्स पर आधारित है, लेकिन दूसरी तरफ बीसीसीआई का एक पूरा एस्टैब्लिश्ड मेडिकल प्रोटोकॉल है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इसे गहराई से समझें, ये जो TW3 यानी TW3 बोन डेंसिटी टेस्ट है, या आखिर काम कैसे करता है? मैं समझाता हूँ। क्योंकि अगर साइंस इतना ही पुख्ता है तो फिर लोगों के बीच इतना संदेह क्यों बना हुआ है? ये तो उस फिल्म जैसा हो गया ना, जिसका प्लॉट इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस दर्शक से पूछ रहे हैं। हाँ, ये एनालॉजी सही है। देखिए, TW3 यानी टैनर व्हाइट हाउस 3 टेस्ट एक साइंटिफिक मेथड है जो कंकाल की परिपक्वता, जिसे हम स्केलेटल मैच्योरिटी कहते हैं, उसको मापता है। ओके। इसमें बाएं हाथ और कलाई का एक्सरे लिया जाता है और हड्डियों के फ्यूजन के आधार पर उम्र तय की जाती है। अच्छा, तो ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, हड्डियों के विकास की बात है। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स साइंस में ये एक जाना माना तथ्य है कि एलीट एथलीट्स का फिजिकल डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों के मुकाबले बहुत जल्दी हो सकता है। मतलब उनका शरीर जल्दी मैच्योर हो जाता है। हाँ, इंटेंस ट्रेनिंग और जेनेटिक्स की वजह से उनकी बोन डेंसिटी और मस्कुलर ग्रोथ तेज हो सकती है। और बीसीसीआई के रिकॉर्ड्स के मुताबिक वैभव ने कई बार ये टेस्ट पास किया है और उन्हें ऑफिशियल क्लियरेंस मिली हुई है।
और 2025 में बीसीसीआई की पॉलिसीज में भी तो कुछ बदलाव हुए हैं, राइट? हाँ, बीसीसीआई ने अब नई नीति के तहत भविष्य में रीवैल्यूएशन का नियम भी लागू कर दिया है ताकि प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट हो सके। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि खेल के ढांचे में जब तक कोई संस्थागत प्रमाण न हो, जो ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है वही एकमात्र मान्य सत्य होता है। किसी भी ऑफिशियल जांच में उन्हें दोषी नहीं पाया गया है। तो फिलहाल रिकॉर्ड्स और नियम पूरी तरह से वैभव के पक्ष में खड़े हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही जरूरी पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बाहर चाहे जो भी शोर हो, जब आप 22 गज की पिच पर खड़े होते हैं तो गेंद आपसे आपकी उम्र नहीं पूछती। हाँ, वो बस 150 की स्पीड से आपकी तरफ आती है। राइट। तो इन तमाम पहलुओं से गुजरने के बाद इस पूरी चर्चा को समेटते हुए जो ज्ञान चाहने वाले श्रोता हैं उनके लिए इसमें क्या सबक है? मुझे लगता है कि ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। हाँ। वैभव की कहानी हमें ये दिखाती है कि कैसे स्थापित नियमों और धारणाओं को चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, चाहे वो क्रिकेट की तकनीक हो, जहां कोचिंग मैनुअल कहता है कि गिरता हुआ सिर और ऊंचा बैकलिफ्ट गलत है, या फिर उम्र की सीमाएं हो, या भारी दबाव में अपना सर्वश्रेष्ठ देना हो। ज्ञान केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये उस जानकारी को, उस रॉ पावर को सही टाइमिंग के साथ लागू करने का नाम है। ठीक वैसे ही जैसे वैभव अपनी कच्ची ताकत को सही टाइमिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही सटीक समरी है, लेकिन इस डिस्कशन को कंक्लूड करने से पहले मैं एक ऐसे पहलू की तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा जो पहले हमारी चर्चा में नहीं आया। अच्छा, वो क्या है? हमने उनकी रॉ पावर और टेक्निक की बात की, लेकिन आज का क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स के बिना अधूरा है। डेटा एनालिटिक्स बहुत तेजी से काम करता है। हाँ, आजकल तो हर चीज का डेटा है। बिल्कुल, अभी वैभव एक रहस्य है, एक मिस्ट्री है, लेकिन जल्द ही हर टीम के पास उनकी कमियों का, जैसे वो अंदर आती गेंदें जिनकी हमने बात की, उनका एक पूरा हीट मैप होगा। ओहो, मतलब जल्द ही हर ऑपोजिशन टीम के लैपटॉप में उनकी बैटिंग का पूरा पोस्टमार्टम मौजूद होगा। एकदम सही। और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमेशा कहते हैं कि किसी भी जीनियस का असली इम्तिहान उसका पहला सीजन नहीं होता। राइट, क्योंकि तब तक सरप्राइज एलिमेंट होता है। एग्जैक्टली। उसका असली इम्तिहान होता है उसका तीसरा या चौथा सीजन, जब वो सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता है, जब दुनिया आपकी कमजोरी जानती है। ये सच में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है, गहराई वाली बात है। तो सवाल ये है कि क्या वैभव खुद को लगातार अपग्रेड कर पाएंगे, या दुनिया के सबसे तेज दिमाग वाले गेंदबाज उनके खेल को डिकोड कर लेंगे? क्या ये बेबी हल्क इस डेटा ड्रिवन दुनिया में खुद को बचा पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले समय में मिलेगा। और इसी सवाल के साथ हम आपको यहीं छोड़ते हैं। सोचते रहिए, नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहिए, और सबसे जरूरी बात, सीखते रहिए।